हेलो नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसमें हम करेंगे संज्ञा, लिंग, वचन, कारक। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हम करने वाले हैं। उसके बाद हम सर्वनाम देखेंगे, फिर हम विशेषण पढ़ेंगे, फिर विशेषण के बाद हम प्रविशेषण भी देखेंगे, फिर क्रिया के बारे में पढ़ेंगे और क्रिया के बाद हम देखेंगे यहाँ पर काल। ठीक है, तो और उसके साथ साथ हम वाच्य भी करने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक कवर होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले भी आपकी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं हिंदी की, यदि आपने वो नहीं देखी है तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक टॉपिक वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से करवाया हुआ है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पद। इसमें देखेंगे जो पद होता है क्या होता है, वाक्यों के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। जो भी आपका वाक्य होता है उसके अंतर्गत जो भी हम शब्द यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पद कहते हैं। देखिए पद के भेद कितने होते हैं, यानी कि 5 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो आपके, तो 2 भागों में हम बांटते हैं इसको, विकारी और अविकारी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकारी। तो विकारी आपके कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद आपके होते हैं 4 अविकारी जिनको हम अव्ययी बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो संज्ञा देखिए क्या होती है, यानी कि नाउन। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, किसी का भी नाम हो इनमें से तो उसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं हम अलग अलग तरह से वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला होता है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा होती है आपके 3। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं, रूढ़ यानी कि जिसके खंड कितने भी कर लो सभी खंड हो जाएंगे। इनका अपना कोई अर्थ होता है, जैसे कीर्तन हो गया, एक ही कीर्तन होता है, यमुना एक ही होगी, दूसरी यमुना नहीं होती है। यौगिक यानी कि योग से बने होते हैं, पनघट, पाठशाला, ये योग से बने हैं, पाठ के लिए शाला। जैसे योग रूढ़ कौन से होते हैं, योग से बनते हैं लेकिन इनका अर्थ रूढ़ होता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, जलज। हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला होता है अर्थ के आधार पर, यानी कि अर्थ की दृष्टि से जो संज्ञा होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, 5। तो सबके हम देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नाम से ही पता चल रहा है व्यक्तिवाचक, यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि राम, गंगा, पटना। तो जैसे आप बोलेंगे राम, तो इससे आपको क्या पता लगेगा, व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो गंगा के बारे में हम बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। पटना जो आप बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किसी स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सभी के सभी किसके उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है जातिवाचक। ठीक है, तो जातिवाचक का मतलब क्या होता है, एक ही प्रकार की वस्तु का बोध करवाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जाति, यानी कि पूरी जाति का बोध कराए। जैसे कि आप बोलो नदी, तो नदी आपने पर्टिकुलर नहीं बोला कि गंगा नदी, तो आपने बोल दिया नदी, जिसके अंदर सारी की सारी नदी की जितनी भी जाति है वो सारी आ जाएंगी। पर्वत, यानी कि पर्वतों की सारी जाति के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब सामग्री या पदार्थ का बोध हो, उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक। जैसे कि, तो द्रव्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में आपके कौन कौन से आएंगे, सोना, तांबा, लोहा। द्रव का मतलब लिक्विड, यानी कि तेल हो गया, पानी और घी। गैसीय का मतलब धुआं हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ये सारे के सारे किसके हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। अगला है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक का मतलब क्या है, यानी कि जो समूह का बोध कराए। ठीक है, किसी समूह का बोध कराए या किसी समुदाय का बोध कराए उसको हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि वर्ग,
टीम, तो टीम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, लेकिन ये किसका बोध कराती है, किसी समूह का। ठीक है, अगला देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक का मतलब क्या होता है, जिससे हमें किसी भाव, गुण या दशा आदि का ज्ञान कराए, उसको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि क्रोध, तो क्रोध यदि आप बोलोगे तो क्रोध से आपके क्या पता चलेगा, उस आदमी का भाव कैसा है, यानी कि वो अभी क्रोध में है, ठीक है, शांत है। तो ये सभी के सभी जो बोध कराए उसको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक। जैसे कि मिठास हो गया, तो ये गुण बता रहा है उसका कि कैसी है वो, मीठी है, कड़वी है। अब इसको देखिए आगे, एक आपको पॉइंट याद रखना है, जो भी आपके लाल रंग में लिखे गए हैं, क्या, संज्ञा का रूप परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के अनुरूप होता है। ठीक है, यानी संज्ञा का जो भी रूप परिवर्तन होता है किसके आधार पर होता है, लिंग, वचन और कारक के आधार पर। अब आगे हम पढ़ते हैं सवर्नाम। संज्ञा हमने पढ़ लिया, तो सवर्नाम हम पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे जो भी शब्द हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, यानी उसके बदले में करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सवर्नाम बोलेंगे। जैसे कि मैं बोल दूं मैं की जगह आप मान लीजिए यहां पर अमित है, तो अमित यानी कि आपका क्या है, संज्ञा है। तो अमित ना बोलकर अपने आप को क्या बोल रहा है, मैं, यानी कि अमित की जगह पर, यानी कि स्थान पर आपने मैं यूज कर लिया, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका सवर्नाम। यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आप यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सवर्नाम। जैसे कि मैं, तुम, हम, वे आदि। अब सवर्नाम के भेद कितने होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सवर्नाम के कितने भेद होते हैं। सवर्नाम के 6 भेद होते हैं। तो सभी के सभी हम देखते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सवर्नाम। हम साथ के साथ चलते करते चलेंगे, जो भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक का मतलब क्या है, जो पुरुषों यानी कि पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि सर्वनाम किसके बदले यूज करते हैं हम, संज्ञा के। तो पुरुषवाचक का मतलब क्या है, जो पुरुष के बदले हम यूज करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, उत्तम में कौन कौन सा आएगा, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा। यानी कि फर्स्ट पर्सन की यदि हम बात करें, इंग्लिश में देखते हैं आसान होगा, 2 पर्सन आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, और तीसरे पर्सन जो है वो दूर खड़ा है इनसे। तो उत्तम में कौन कौन सा आएगा, जो फर्स्ट पर्सन होगा, जैसे कि मैं, हम, ठीक है, हमने, मेरा। सेकंड वाले को हम क्या कहकर बोलते हैं, तू, तुम, तुमने। ठीक है, इस तरह से हम कहकर बोलेंगे। यदि उसको मैं बोलूं भाई तूने ये कर दिया, तूने वो सुना, ठीक है, तुमने वो देखा, यानी कि क्या हो गया, ये दूसरा पर्सन जो उसकी बात सुन रहा है। और तीसरा पर्सन जो अलग है इनसे, यानी कि वह, यह, वे, ये, उनको। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मध्यम है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सवर्ण पुरुषवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो ऑप्शन मिलेगा मैं, तू, वह, ये। तो आप लगा देंगे मैं। तो इस तरह से आपका प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आपको याद रखना है उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, मध्यम में कौन से आते हैं, अन्य में कौन कौन से आते हैं। आगे चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं के होने का बोध कराए। निश्चय का मतलब निश्चित किसी चीज का हमें पता चले, जैसे कि यह, वह, वे, ये। उदाहरण देखते हैं, यह मेरी पुस्तक है, तो ये पुस्तक रखी है, एक ही पुस्तक रखी है, तो उसकी तरफ यदि मैं बोलूं कि यह पुस्तक किसकी है, भाई मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो ये कौन सा है, निश्चित वस्तु का बोध कराए, उसको हम क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह उनकी मेज है, ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी है, तो इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो है वे। आगे देखते हैं, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चय का मतलब क्या होता है, जिससे हमें निश्चित वस्तु या जो भी है उसका बोध नहीं होता। निश्चय से हमें क्या होता है, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। और अनिश्चय इसमें जुड़ गया, यानी कि ए आपका वर्ड जुड़ गया, जिससे हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो। जैसे कि आप बोले कोई, अभी हमें नहीं पता भाई कोई में कौन है। ठीक, दूसरा हो गया कुछ, अभी हमें नहीं पता, ठीक है, हम श्योर नहीं है कि वो चीज जो है वो क्या है क्या नहीं है, अनिश्चित है कुछ। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, कोई आ गया तो क्या करोगे। तो कोई आ गया में क्या है, अनिश्चय है ये, तो कोई भी आ सकता है, अब हमें नहीं पता इस कोई में वो कौन है।
उसने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया अभी हमें नहीं पता। यदि मैं बोल देता उसने दूध लिया तो यानी कि दूध आपने बोल दिया, निश्चित है ये। उसने कुछ नहीं लिया तो कुछ में हमें नहीं पता भी क्या लिया और क्या नहीं लिया। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो संबंध है इसे आपको पता ही चल रहा है कि संबंध जो दिखाए, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसको हम क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो सो, जैसा, वैसा, तो ये सभी के सभी किसके हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। उदाहरण देखते हैं, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, तो ये क्या दिखा रहा है भाई, जो आया है सो जाएगा, कि जिसके जो आया है उसी के बारे में संबंध दिखा रहा है, जो सो। अगला जैसे जैसा देश वैसा वेश, तो जैसा वैसा, तो ये क्या दिखा रहे हैं आपस में, संबंध। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रश्न करने के लिए हम प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न पूछते हैं किसी से, जैसे कि कौन आया है, क्या खाओगे, क्या कर रहे हो, तो इस तरह से हम प्रश्न पूछते हैं किसी से। और प्रश्न पूछने के लिए जो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन आया था, तो इसमें क्या है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह क्या कर रहा था, तो यहां पर क्या आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक का मतलब क्या होता है, जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो। जो भी आदमी स्वयं कार्य करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, निज। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, स्वयं, खुद। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। आप भले तो जग भला, तो यानी कि अब आदमी यदि खुद भला है तो जग भला अपने आप हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, स्वयं के द्वारा, यदि वो खुद भला हो जाए तो जग भला हो जाएगा। एक और देखते हैं, मैं आप वहीं से आया हूं, तो वह आप आया भाई वहीं से, स्वयं के द्वारा उसने कार्य किया है, उसको कोई दूसरा नहीं लेके आया, वो अपने आप ही यहां पर आया है। ठीक है, जैसे मैं अपना काम खुद करूंगा, तो ये सभी के सभी क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। एक नोट देख लेते हैं, नोट लिखा है, इंपोर्टेंट होते हैं नोट, एग्जाम में यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जब यह वह कोई कुछ जो सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं। यदि ये अकेले आए तो ये क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो वो विशेषण हो जाते हैं। जैसे कि यह आ गई, ठीक है, यह किताब मेरी है, तो किताब आपकी क्या है, संज्ञा है, और किताब के साथ आपने क्या इस्तेमाल कर लिया, यह है, तो ये क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं हम, अगला है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है, और शेयर जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लाने का। तो शेयर जरूर करते रहिए और लाइक जरूर करते रहिएगा। आगे देखते हैं भाई, विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। अब हमने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, तो इसके बारे में यानी कि जो संज्ञा है, सर्वनाम है, इनकी जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब विशेषण पढ़ने से पहले हम दो चीजें देख लेते हैं भाई, आपको पता होना चाहिए विशेषण क्या होते हैं, विशेषक क्या होते हैं। तो विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता भाई, संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, मोटा लड़का हंस पड़ा। अब देखिए, अब बता किसके बारे में रहे हैं, आप देखेंगे मोटा यहां पर क्या है, विशेषण है। तो मोटे से ही तो पता चला भाई हमें क्या है, विशेषता बता रहा है कैसा है भाई वो आदमी। वो आदमी मोटा है, पतला है, तो ये क्या है, सभी के सभी विशेषण है, जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। अब लड़के के बारे में हमने बात की है, लड़का यानी कि संज्ञा है, जिसकी आप विशेषता बता रहे हैं कि भाई जो मोटा लड़का है वो क्या करने लग गया, हंस पड़ा। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाएगा।
तो अब देखते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो विशेषण के भेद होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है सावर्नामिक विशेषण। तो देखते हैं सावर्नामिक विशेषण क्या होता है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, यानी कि जो भी सर्वनाम है विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विशेषण। अभी अभी हमने किया था कि यह वह यदि वो अकेले आते हैं तो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। यदि वो संज्ञा सर्वनाम के साथ आ जाएं तो उनको हम क्या बोलते हैं? विशेषण। तो यही वो है कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम होते हैं ये, जो विशेषण के रूप में आपके यूज होते हैं। जैसे कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सावर्नामिक विशेषण बन जाते हैं। जितने भी आपके सर्वनाम है यदि अकेले यूज होंगे वो सर्वनाम, यदि संज्ञा के साथ आपके इस्तेमाल हो गए तो वो क्या बन जाएंगे भाई? सावर्नामिक विशेषण। अब जैसे ये उदाहरण देखते हैं, यह लड़का सुशील है। लड़का क्या है? संज्ञा है। तो यह जो शब्द है सर्वनाम है आपका, किसके साथ जुड़ गया? संज्ञा के साथ। तो ये क्या बन गया? सावर्नामिक विशेषण। तो भाई लड़के के बारे में हम बात करें, कौन सा लड़का? यह लड़का क्या है? सुशील है। तो इसमें एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाएगा कि यह लड़का सुशील है, इसमें से कौन सा सावर्नामिक विशेषण है? तो आप बताएंगे यह है। ठीक है। अगला है गुणवाचक विशेषण। अगला है गुणवाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म या स्वभाव का बोध कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। अब देखिए भाई हमें गुण किस किस से पता चलता है, देखते हैं काल बोधक से। काल बोधक में कौन सा? यानी कि जो समय के बारे में बात करें, जैसे नया, पुराना, ताजा, प्राचीन। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है भाई? संज्ञा सर्वनाम का जो है गुण पता चल रहा है, स्वभाव कि कैसा है, वो नया है, पुराना है, ताजा है, प्राचीन है। तो ये सारे के सारे क्या बता रहे हैं? गुण बता रहे हैं। तो काल बोधक ये आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। अगला है स्थान बोधक। स्थान बोधक से मतलब हमें स्थान का पता चले, जैसे निचला, बिचला, उपरला। तो ये सभी के सभी क्या बता रहे हैं? स्थान। तीसरा रंग बोधक। रंग बोधक से हमें क्या पता चले, यानी कि जो रंग का बोध कराए वो रंग बोधक हो जाएंगे, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा। तो ये सभी के सभी क्या बता रहे हैं? रंग के बारे में बात कर रहे हैं। चौथा है दशा बोधक। दशा का मतलब उसकी दशा, स्टेट के बारे में पता चले, कंडीशन भाई कैसा है वो, मोटा, पतला, सूखा, गीला, युवा, वृद्ध। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? उसकी कंडीशन का, उसकी दशा का, उसकी हालत का, कि वो कैसा है। अगला है गुण बोधक। तो गुण बोधक से हमें क्या पता चलेगा भाई? उसके गुण के बारे में पता चलेगा, जैसे अच्छा, कैसा आदमी है भाई? अच्छा आदमी है तो गुण बता रहा है। भला आदमी है, कपटी है भाई वो तो झूठा है, सच्चा है, पापी है। तो ये सभी के सभी क्या बता रहे हैं? गुण बता रहे हैं उस संज्ञा के बारे में। अगला है आकार बोधक, यानी कि जो आकार का बोध कराए, आकार यानी कि शेप बताए, कैसी शेप है भाई? गोल शेप है, चौकोर है, तिकोनी है, लंबा है। तो ये सभी के सभी क्या बता रहे हैं? आकार बता रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गुण बोधक में आपके कौन कौन से आएंगे? सभी के सभी। तो गुणवाचक में तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो नाम से ही पता चल रहा है संख्यावाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसको हम क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण। भाई अब संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्या या फिर अनिश्चित। निश्चित का मतलब कि श्योर, फिक्स है भाई कितनी संख्या है। अनिश्चित में हमें नहीं पता कितनी संख्या। जैसे कि निश्चित में क्या होता है? निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपए। ये निश्चित है, पर कितने रुपए? 50 है भाई। 20 आदमी है, 10 लड़के हैं। यदि इसी के साथ मैं लगा दूं कुछ लड़के, कुछ आदमी, कुछ पैसे, तो वो क्या हो जाएगा? अनिश्चित। भाई हमें नहीं पता कि कितने हैं, है तो, लेकिन हमें नहीं पता कितने हैं। वो क्या बता रहे हैं? अनिश्चित संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें बच्चे फंसते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। परिमाण का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, जो क्वांटिटी बताए। संख्या अलग है, क्वांटिटी अलग है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वांटिटी और संख्या दोनों अलग चीजें हैं। तो परिमाण का मतलब क्या होगा? जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध हो, यानी कि हमें उसकी क्वांटिटी का पता चले। जैसे कि 10 किलो, 5 क्विंटल, बहुत,
थोड़ा, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है भाई, वो उसकी क्वांटिटी का क्या पता चल रहा है, क्वांटिटी के बारे में हमें उसका पता चल रहा है। जैसे कि देखते हैं, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, परिमाण में आपको ध्यान रखना कि क्या पता चल रहा है हमें उसकी क्वांटिटी का, कि कितनी क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक। अब आगे देखते हैं, आगे है वाक्य में स्थान की दृष्टि से विशेषण दो होते हैं। जो भी आपके विशेषण होते हैं उनके स्थान के आधार पर हम क्या बोलते हैं, दो प्रकार से उसको विभाजित करते हैं, यानी कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, आगे फिर बढ़ते हैं हम कि उद्देश्य विशेषण और जो विधेय विशेषण होता है ये क्या होता है। एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है यहाँ से, क्या है उद्देश्य का मतलब, क्या होता है, एक सेंटेंस है हमारा। उद्देश्य का मतलब यदि आपने इंग्लिश पढ़ा है तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में यदि बात करें तो वो आपका उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में भी हम जो कुछ भी बताएं उसको हम क्या बोलते हैं, विधेय। तो विशेषण आपके दो प्रकार से होते हैं, दृष्टि, किसकी दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से। जैसे कि जो विशेषण विशेष्य से ठीक पहले आए उसको हम क्या बोलेंगे, उद्देश्य विशेषण। आपको पता है विशेषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो विशेषता बताएं और जिसकी विशेषता बताएं वो क्या होते हैं, विशेष्य। जैसे कि उसके हाथों में हरी चूड़ियां खूब शोभती हैं। ठीक है, कैसी चूड़ियां भाई, हरी चूड़ियां। अब ये क्या है, आपकी चूड़ियां हैं आपकी, ये किससे पहले आ गई, किसकी विशेषता बता रहे हैं, हरी। कैसी चूड़ी है भाई, हरी चूड़ी है। और आप देखेंगे चूड़ियों से पहले हमने क्या यूज कर लिया, हरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। तो उद्देश्य विशेषण में जो विशेषण है विशेष्य से पहले आएगा, ये ध्यान रखना है, ये विशेष्य से पहले आया है विशेषण। और जो विधेय है, विधेय विशेषण में उसके बाद आएगा। ठीक है, किसके बाद आएगा, विशेष्य के बाद। जैसे कि वह आदमी विद्वान है, तो आदमी की विशेषता बता रहा है, तो यानी कि आदमी की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, विशेष्य। ठीक है, और कौन बता रहा भाई, विद्वान है, कैसा आदमी है वो, विद्वान है। तो विशेष्य के बाद आया है, तो ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। तो दोनों क्लियर हो गए होंगे आप सभी को। ठीक है, कि उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं, जो विशेष्य के आपके पहले आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विशेषण उद्देश्य। अगला है विधेय। तो विधेय विशेषण कौन से होते हैं, जो आपका विशेषण के बाद आए, सॉरी विशेष्य के बाद आए, वो आपके क्या हो जाएंगे, विधेय विशेषण। अगला है प्रविशेषण, यानी कि क्रिया विशेष। इसको देख लेते हैं एक बार, एडवर्ब आपके क्या होते हैं, प्रविशेषण। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको हम क्या बोलेंगे, प्रविशेषण। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, तो देर दौड़ता है, जो ये आपका तेज क्या हो जाएगा भाई, विशेषण है। कितना तेज दौड़ता है, बहुत तेज, यानी कि इसकी भी विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रविशेषण हो जाएगा, और तेज क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे हम डिटेल इसके बारे में क्या होता है। चौथा जो होता है संज्ञा सर्वनाम, हमने पढ़ लिया, विशेषण हमने पढ़ लिया। तो चौथा जो आपका विकारी है वो कौन सा है, क्रिया। क्रिया के बारे में हम देखते हैं क्या है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिया। किसी कार्य के होने का या किसी कार्य को करना समझा जाए उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, तो ये सभी के सभी क्या है, क्रिया के उदाहरण है। अब आगे देखते हैं धातु। धातु क्या होता है, क्रिया के मूल रूप को हम क्या बोलते हैं, धातु। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, धातु। और धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे कि चलना हमारी क्या है, चलना क्या है, क्रिया है। चलना, सोना, खाना पीना, ये सभी क्या है, क्रिया है। अब इसमें आप देखेंगे चलना में चल आपकी धातु है, तो इस चल धातु से आपने ना जोड़कर क्या बना दिया, इसमें क्रिया बना दिया। क्या बना दिया, क्रिया। तो आपने देखा जो क्रिया है, क्रिया का निर्माण हम किससे करते हैं, धातु से करते हैं। तो धातु कौन सी थी इसमें, चल, और चल में ना जोड़कर आपने क्या बना दिया, इसमें क्रिया।
आगे चलते हैं, धातु के अब भेद देखते हैं कितने होते हैं। तो धातु होती है उसके भेद दो होते हैं, कौन कौन से, मूल और यौगिक। तो मूल कौन से होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, किसी अन्य शब्द पर वे निर्भर नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी दूसरे पर वो निर्भर नहीं करते, जैसे जा, खा, पी, रह, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अगला है यौगिक धातु, यानी कि किसी के योग से वो मिलकर बनते हैं, किसी के योग से मिलकर बनते हैं, इनमें विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, ठीक है। तो यानी कि योग से बनेंगे तो हम क्या लगाएंगे, इनमें प्रत्यय, ठीक है। यौगिक धातु से बनी क्रिया उनको हम क्या बोलते हैं, यौगिक क्रिया, और मूल धातु से बनी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, रूढ़ क्रिया। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी कवर करना है हमें, पूरी हिंदी कवर करनी, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो नोट्स लेना चाहता है तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगला है प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो यदि आप प्रयोग की दृष्टि से देखेंगे तो क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, अकर्मक और सकर्मक। इंपॉर्टेंट है ये भी, जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अकर्मक यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। तो देखेंगे जैसे कि आप देखेंगे कृष्णा हंसता है, जो कृष्णा हंसता है इसमें हमने क्या पढ़ा कि क्रिया से सूचित होने वाला जो व्यापार है कौन करता है, कर्ता। अब आपने देखा इसमें कौन सा आपको व्यापार दिख रहा है, हंसना व्यापार दिख रहा है, और इसको करता कौन है, कृष्णा, यानी कि जो करता है वही इस कार्य को करता है, और इसका फल भी किस पर पड़ता है, करने वाले पर, यानी कि कृष्णा पर। तो इसका फल भी किस पर पड़ेगा, कृष्णा पर। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। अब राधा चलती है, अब देखेंगे राधा है, यहां पर बैठी थी, वो उठी और उसने चलना स्टार्ट कर दिया भाई, ठीक है। अब चलना, यहां पर आपने व्यापार देखा, करने वाला यहां पर कौन है, करता है, और इसका फल भी किस पर पड़ा है, राधा पर। राधा यहां पर थी तो वो चलने लगी तो यहां पर पहुंच गई, तो राधा यहां से यहां पहुंच गई, तो फर्क किस पे पड़ा भाई, राधा पर फल पड़ा है, तो इसलिए क्या है ये अकर्मक। तो फल देख लो, ठीक है, तो जो फल है वो किस पर है, करने वाले पर यदि हो तो वो क्या हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। अब जैसे संदीप दौड़ता है, तो संदीप दौड़ता है, संदीप यहाँ खड़ा था, उसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, यहां से यहां पहुंच गया, तो संदीप की पोजीशन बदल गई, तो फल किस पर पड़ा, संदीप पर, करने वाले पर। तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। तो सिर्फ ये चीज ध्यान रख लो कि जो करने वाला है उस पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अब यहां पर देखिए कृष्णा हंस रहा है, तो हंस रहा है तो उसके चेहरे पर फर्क पड़ रहा है, यानी कि जो कर रहा है हंस रहा है उसी पर फर्क पड़ रहा है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी। दूसरी देखते हैं सकर्मक, यानी कि कर्म के साथ, कर्म होता हुआ यहां पर आपको दिखाई देगा ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़कर यहां पर क्या हो, कर्म पर पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे, सकर्मक, यानी कि कर्म से कर्म, कर्म के साथ। तो अकर्मक में कर्म नहीं था, जो करने वाला था उसी पर फल पड़ रहा था, यहां पर जो करने वाला है यानी कि कर्ता है उस पर फल ना पड़कर कर्म पर फल पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे, सकर्मक। अब जैसे राम फल खाता है, तो यहां पर आप देखेंगे क्रिया खाना का व्यापार, कर्ता कौन है, यहां पर राम है, उसका फल क्या है, कर्म है, पर पड़ता है, राम है, उसने फल उठाया और खाना स्टार्ट कर दिया, तो यहां पर प्रभाव क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर राम को देखकर प्रभाव हो रहा है, तो फल देखेंगे उसने खाना खाना स्टार्ट किया, आधा खा लिया, फिर इतना समाप्त हो गया, फिर पूरा खत्म हो गया। तो पहले हमें कर्म दिख रहा था, तो देखते 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 जो कर्म था यानी कि जो फल था वो पूरा पूरा उसने खा लिया, तो यानी कि उस पर प्रभाव पड़ गया कर्म पर, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो सकर्मक अकर्मक क्रिया आप देख लेना। अब देखिए अगला है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो, कौन कौन से, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। अभी हमने ऊपर भी देखा था, रूढ़ क्रिया आपकी कौन सी होती है, जो मूल धातु से बनती है, यौगिक कौन सी होती है, जो यौगिक धातु से मिलकर बनती है, जैसे कि पढ़ना, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ेगा, पढ़ेगी, ठीक है। तो ये सभी के सभी मूल धातु, इन सभी में क्या है, पढ़।
तो पढ़ मूल धातु से बने हैं, तो ये क्या हो जाएगी, रूढ़ क्रिया। यौगिक क्रिया में क्या हो जाएगा, यौगिक धातु से बने क्रिया को हम क्या बोलेंगे, यौगिक क्रिया। जैसे कि यानी कि जो योग से मिलकर बनी हो, तो कौन कौन सी होती है वो आपकी, जैसे कि बताना, ठीक है, नाम धातु क्रिया है, कहला देना संयुक्त क्रिया है, पढ़ाना व पढ़वाना, ठीक है, यानी कि ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, खट खटाना अनुकरणात्मक क्रिया है। तो ये सारी की सारी क्या है, योग से बनी हो, यौगिक धातु से। अब देखते हैं, इनको देख लेते हैं वन बाय वन क्या है। यौगिक क्रिया चार तरह की होती है। सबसे पहले कौन सी है, नाम धातु। नाम धातु का मतलब कौन सा है, जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है। जैसे कि बताना, अपनाना, हथियाना। तो हथियाना किससे बनी है, हाथ से। हाथ क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा पे आपने क्या लगा दिया, हथियाना। तो हथियाना आपने बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। यानी कि ये किससे मिलकर बनी है, संज्ञा से। तो ध्यान रखना है, जो भी धातु संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से मिलकर बने उसको क्या बोलेंगे, नाम धातु क्रिया। अगला है संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया व अन्य शब्द भेद से योग से बने। संयुक्त का मतलब क्या है, योग, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा से मिलकर बने उसको क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया। जैसे ध्यान रखना में आप देखेंगे, ध्यान और रखना से मिलकर बनी है। अच्छा होना में अच्छा और होना से मिलकर बनी है। कहला देना में कहला और देना से मिलकर बनी है। ये सभी के सभी क्या है, योग से मिलकर बनी है, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देकर किसी दूसरे से काम करवाए, खुद ना करके। जैसे कि वह चालक से गाड़ी चलवाता है, तो चालक से गाड़ी चलवा रहा है, खुद गाड़ी नहीं चला रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुकरणात्मक क्रिया। तो अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, जो ध्वनियों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि डेफिनेशन देखते हैं, कुछ ध्वनि यानी कि आवाज या बोली के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है। जैसे कि हवा की आवाज से सन सन, कुत्ते की आवाज से भों भों। तो अनुकरणात्मक क्रिया आपसे पूछी जाएगी, कौन सी निम्न में से अनुकरणात्मक क्रिया है। तो जो भी ध्वनि से मिलकर बनी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया। सन सन बो बो। ठीक है, अगला हम चलते हैं क्रिया के संबंध में विचारणीय है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक करते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम वाच्य के बारे में हम पढ़ लेते हैं। वाच्य क्या होते हैं, वाच्य यानी कि वॉइस क्या होते हैं। वाच्य के द्वारा वाक्य में कर्ता कर्म व भाव की प्रधानता का पता चलता है। जो भी आपका वाक्य है, तो वाच्य के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि किस वाक्य में भाई कर्ता की प्रधानता है, किस वाक्य में कर्म की प्रधानता है, किस वाक्य में भाव की प्रधानता है। तो उसके आधार पर ही हम इसको क्या बोलते हैं, वर्गीकृत करते हैं। जैसे यदि कर्ता की प्रधानता हो तो क्या हो जाएगा, कर्तरी वाच्य, कर्तरी वाच्य। यदि कर्म की प्रधानता हो तो क्या बन जाएगा, कर्मवाच्य। यदि भाव की प्रधानता हो तो क्या बन जाएगा, भाववाच्य। तो ये वाच्य के भेद होते हैं तीन। ठीक है, इसमें कर्ता की प्रधानता हो तो कर्तरी, कर्म की हो तो कर्म वाच्य, यदि भाव की हो तो भाव वाच्य। तो तीनों को हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं आपके। तो कर्तरी वाच्य अभी हमने किया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप सभी ने पढ़े होंगे इंग्लिश में। तो हिंदी में आप तीन पढ़ेंगे, कर्तरी, कर्म और अभाव वाच्य। तो कर्तरी हमने पढ़ लिया, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कर्तरी वाच्य। और जो कर्तरी वाच्य होते हैं आपके सकर्मक और अकर्मक दोनों से मिलकर बनते हैं। तो सकर्मक अकर्मक हम पढ़ चुके हैं। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, अकर्मक यानी कि बिना कर्म के। तो कर्तरी वाच्य जो होते हैं दोनों से मिलकर बनते हैं सकर्मक और अकर्मक। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप। जो कर्तरी वाच्य होते हैं वो किस से मिलकर बनते हैं, सकर्मक से, अकर्मक से, दोनों से या किसी से नहीं। तो दोनों से मिलकर ये बनते हैं। उदाहरण देखते हैं, राम ने दूध पिया। तो राम यहां पर क्या है भाई, करता है, काम करने वाला है।
तो राम ने दूध पिया है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है, कर्ता की, तो कर्तरीवाच्य हो गया यानी कि एक्टिव वॉइस हो गया। अब सीता गाती है, तो गाने वाली कौन है भाई, यहाँ पर सीता है, ठीक है, गाने वाली कौन है, सीता है, तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है, सीता की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता यानी कि तो कर्तरीवाच्य है। तो पहचान देख लेते हैं, जो भी कर्तरीवाच्य है उसमें आपकी पहचान होगी ने कारक चिन्ह, ठीक है, यानी कि क्रियाकर्ता के आधार पर होगा आपका। तो यहाँ पर आपका कारक चिन्ह आपको मिलेगा ने, इससे आपको पता चल जाएगा ज्यादातर, नहीं तो आप देख लेंगे कि प्रधानता देख लो भी वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की है, कर्म की है या भाव की है। आज जो तीनों पढ़ लेंगे तो तीनों पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अब कर्म वाच्य में देखते हैं, यानी कि कर्म की प्रधानता हो जिसमें, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्म वाच्य। तो कर्म है यानी कि कर्म के साथ है, तो ये किससे मिलकर बनेगा, ये सकर्मक से, किससे बनेगा, ये सकर्मक क्रिया। तो कृतवाच्य में क्या था आपका, हो सकता है सकर्मक भी और अकर्मक भी, लेकिन कर्म वाच्य में किसकी प्रधानता है, कर्म की, तो कर्म यहां पर आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो सकर्म यानी कि कर्म के साथ, तो केवल और केवल ये सकर्मक क्रिया से मिलकर बनेगा, ठीक है। अब देखेंगे लेख लिखा गया, तो लेख यहां पर क्या भाई, कर्म है, हमें नहीं पता किसने लिखा है, लेख जो था वो लिखा जा चुका है, चाहे किसी ने लिखा हो, तो लेख यहाँ पर कर्म है और इसी की यहाँ पर प्रधानता है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। अब पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक थी भाई वो पढ़ ली, हमें नहीं पता किसने पढ़ी है, कर्म हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, पुस्तक चाहे किसी ने पढ़ी हो, पढ़ ली, लेकिन तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। तो इसके उदाहरण देखिए, पहचान देखिए, तो आपको मिल जाए यहाँ पर के द्वारा, ठीक है, तो ये किसकी प्रधान होगी आपकी पहचान, ये सभी के सभी कर्मवाच्य की। अगला देखते हैं भाववाच्य। जो भाववाच्य होता है, इम्पर्सनल वॉइस बोलते हैं, जिसमें भाव की प्रधानता हो, उसको क्या बोलते हैं, भाववाच्य। और ये आपके केवल और केवल अकर्मक क्रिया से बनते हैं, जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, तो मुझसे कौन है यहाँ पर, करने वाला, कि हम जो है, मैं कह रहा हूं भाई मुझसे चला नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता, ठीक है, यदि वो चल लेती या हंस लेती तो हंसा जाता उससे, लेकिन वो हंसी नहीं, उसने बोल दिया कि भाई मुझसे हंसा नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहचान लिखी हुई है, कर्म हुआ नहीं, हंसता तो कर्म होता, तो सीता से हंसा गया, तो ये क्या हो गया, कर्म, क्योंकि वो हंस ली, यहाँ पर कर्म हो गया भाई सीता से, ठीक है, तो ये कर्म वाच्य है, तो उसने हंसा नहीं, तो हंस लेती तो कर्म हो गया होता, तो उससे हंसा नहीं गया, तो ये भाव बता रहा है, यानी कि भाव की प्रधानता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भाव वाच्य। तो इसकी पहचान यहाँ पर देखिए आपको मिलेगी ज्यादातर से, मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे नहाया नहीं जाता, तो ये सारे के सारे यहाँ पर क्या होगा आपका, निषेधात्मक होंगे, या फिर यहाँ पर आपको असमर्थता दिखाई देगी, ठीक है, इन एबिलिटी यहां पर आपको दिखेगी कि वो अयोग्य है उस काम को करने में, तो ये आपको पहचान यहां पर मिलेगी भाववाच्य। अगला जो टॉपिक है वो हम देखते हैं भाई टेंस, जो आपके काल होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, क्या होती है इनकी पहचान, क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, काल, ठीक है, जो भी कार्य व्यापार है उसके समय की पूर्णता और अपूर्णता का बोध हो, उसको हम क्या बोलते हैं, काल, कि वर्तमान में हुआ है, पास्ट में हुआ है, कि प्रेजेंट में हुआ, कोई भी काम हमें पता चलेगा भाई व्यापार कब हुआ है, तो वो क्या होगा, काल। तो काल के भेद कितने होते हैं, तीन, ये तो सभी को पता है भाई, तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो तीनों के बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे, हिंदी में देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस है, क्रिया व्यापार की निरंतरता रहती है, ठीक है, जो क्रिया व्यापार है वर्तमान में उसकी क्या रहती है, निरंतरता, यानी कि वो काम चालू है। इसके भेद कितने होते हैं, चार प्रकार के भेद होते हैं। तो चारों के क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछे जाएंगे आपके। तो पहला है वर्तमान का सामान्य वर्तमान यानी कि सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या है, ता है, ते है, ती है या फिर ता हूं। जैसे कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, यह पढ़ता है आपका कौन सा वर्तमान काल है, सामान्य, तात्कालिक, संदिग्ध या संभाव्य।
तो यहाँ पर आप देखेंगे पहचान है आपकी ता है, ते है, ती है, तो ता है मिल गया तो ये क्या होगा, सामान्य वर्तमान। अगला है तत्कालिक या फिर अपूर्ण, तो ये क्या होंगी, इसकी पहचान रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, यानी कि यह पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है, चालू है काम, तो ये पहचान है आपकी तत्कालिक की या फिर अपूर्ण वर्तमान की। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा यह पढ़ रहा है, कौन सा वर्तमान काल है इसमें, ठीक है। तो पहचान आपको याद रखनी है तभी आप कर पाएंगे। अगला है संदिग्ध, जो संदिग्ध वर्तमान है यानी कि डाउट, जिसमें आपको डाउट का पता चले, यानी कि ता होगा, ती होगी या ते होंगे। हमें डाउट है भाई, हमें पूरा नहीं पता कि वो पढ़ रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे कि वह पढ़ता होगा, डाउट में हूं पढ़ता हो भी या ना भी, ठीक है, हमें पक्का नहीं पता कि भाई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो ता होगा यहाँ पर पहचान हमें दिख गई, तो ये किसकी होगी, संदिग्ध वर्तमान की। अगला है संभाव्य, ठीक है, जो संभावना दिखाए, क्या दिखाए, संभावना, काम होने की संभावना का पता चले, जैसे कि वह पढ़ता हो, कोई संभावना होगी, पक्का नहीं पता कि क्या हो, पढ़ता हो, ता हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूतकाल के बारे में। जो भूतकाल टेंस है, एक मिनट रुकिएगा, नेक्स्ट है भूतकाल। तो भूतकाल में देखते हैं हम, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। भूतकाल में जो क्रिया है व्यापार की समाप्ति का बोध कराता है, ठीक है। भूतकाल में हमें क्या पता चलता है कि जो व्यापार है, ठीक है, क्रिया व्यापार की समाप्ति का, कि कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है। देखते हैं कि जो इसके भेद हैं, अलग अलग भेद है भूतकाल के, 5 भेद है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य भूत। आपके प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे एग्जाम में, जैसे मैंने लिखे हुए हैं, हर एक पॉइंट आपका एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, ठीक है। हर एक पॉइंट आपका यहाँ पर क्या एक प्रश्न है अपने आप में। देखिए क्या पूछा जाएगा, सामान्य भूत की जो हमें पहले पहचान देख लेते हैं क्या होता है, जिसमें आपको या, ये, ई, आ, चुका, चुकी ये मिल जाए तो सारे के सारे क्या होंगे, आपके सामान्य भूत। जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे सीता गई में कौन सा भूतकाल है, तो सीता गई में आप देखेंगे ये आपको मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य भूत। अगला है आसन भूत, यानी कि रिसेंट, जो अभी अभी जो काम हुआ हो, जैसे कि या है, ये है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये पहचान है आसन भूत की। जैसे सीता गई है, तो ये है मिल गए यहाँ पर आपको। राम आ चुका है, तो चुका है मिल गया, तो ये किसके होंगे, आसन भूत के। आगे है अपूर्ण भूत। अपूर्ण मतलब काम जो पूर्ण ना हुआ हो, अपूर्ण हो। रहा था, रहे थे, रही थी। जैसे सीता जा रही थी, वे सीता जा रही थी, अभी उसने पूर्ण नहीं किया था काम, जब मैं वहां पर था वो अभी जा रही थी, ठीक है, उसको यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन वो अभी जा रही थी, रास्ते में थी, पूरा नहीं हुआ है उसका काम, तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत। अगला है संदिग्ध भूत। जो संदिग्ध होता है यानी कि डाउटफुल होता है, जैसे या होगा, ये होंगे या ये होगी। सीता गई होगी, हमें नहीं पता भाई गई है या नहीं गई है, डाउट में है सीता गई होगी या नहीं गई होगी, तो ये क्या होगा, संदिग्ध आपका भूत होगा। अगला है हेतु हेतु मद भूत, कंडीशनल पास्ट। यदि एक काम होता तो दूसरा तब होता, यानी कि एक काम है दूसरे काम के होने पर निर्भर करता है यहाँ पर। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, यानी कि जो पास होना है किस पर निर्भर करता है, कठिन परिश्रम पर। यदि वह परिश्रम कर लेता तो पास हो जाता, ठीक है, यानी कि क्या होंगे, ये कंडीशन है कि यदि तुम परिश्रम करोगे कठिन तो ही पास होगे, ठीक है। तो हेतु हेतु मत आपका ये भूत था। तीसरा जो है वो है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यत काल। भविष्यत काल में क्या होता है, जो क्रिया का बोध भविष्यत काल में होता है, एक मिनट रुकिए। भविष्यत काल में क्या है, भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्यत काल से होता है, यानी कि जो क्रिया आपकी क्या होगी, भविष्य में या फिर आने वाले फ्यूचर में दिखाएगी आपको। तो इसके भेद कितने हैं, 3 है। सबसे पहला है सामान्य भूत, जिसकी पहचान है गा, गे, गी। राम पढ़ेगा, अभी राम पढ़ नहीं रहा है, कि आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है, सिंपल सी पहचान है, गा आपको मिल गया, तो ये हुआ सामान्य भूत।
अगला है संभाव्य। संभाव्य है यानी कि शायद, संभव, हो सकता है, ये पहचान है। संभव है राम पढ़े, ठीक है, राम पढ़े ऐसा संभव है, अभी पढ़ नहीं रहा है, ना ही वो पढ़ रहा था, आने वाले जो भविष्य की वो बात कर रहा है कि संभव है कि राम पढ़े। अगला है हेतु हेतु मद। जैसा अभी हमने पहले भूत में भी पढ़ा था कि एक का होना दूसरे पर निर्भर करेगा, तो इससे आपको क्या पहचान मिलेगी? छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। यदि छात्रवृत्ति मिलेगी तो राम पढ़ेगा। तो जो राम का पढ़ना है किस पर डिपेंड करता है? वो छात्रवृत्ति पर। अगला है बस आएगी तो मैं स्कूल जाऊंगी। तो ये भविष्य की बात है, यदि बस आएगी तो वह स्कूल जाएगी, यानी कि बस के आने पर निर्भर करता है उसका स्कूल में जाना। तो हेतु हेतु मध्य तीनों में आपको ये ध्यान रखना है कि एक का काम दूसरे पर